हेलो मॉमीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोज आर न्यू ऑन माय चैनल। आई एम दिव्या और मैं प्रोवाइड करवाती हूँ आपको मदर केयर, बेबी फूड, डेली व्लॉग्स एंड मेकअप वीडियो। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी वीडियोस देखने हो तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। मैं आज आपके साथ में बात करूँगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे। ये टॉपिक उससे रिलेटेड है जो मदर कंसीव नहीं कर पा रही है या कंसीव करने में जिसको प्रॉब्लम हो रही है, या जो कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है या उन कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपको नहीं हो, उसके लिए आपको क्या क्या प्रिकॉशंस यूज़ लेने हैं या क्या क्या आपको बातें ध्यान में रखनी है, वो सारी आज इस टॉपिक में कवर करूँगी। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके मॉमीज, तो आज हम बात कर रहे थे एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी सबसे पहले होती क्या है, फिर ये क्यों होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो ही ना इसके लिए हम क्या क्या ध्यान रख सकते हैं, और हम क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के बाद नॉर्मली कंसीव हो सकता है, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी है क्या। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक प्रेगनेंसी का ही फेज़ है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए अपना जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका क्या क्या और कौन कौन से पार्ट होते हैं। अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं 2 ट्यूब्स होती है जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं या जिसको नली भी बोलते हैं। उसके बाद 2 ओवरीज होती है जिसको अंडाशय भी बोलते हैं, जिसके अंदर एग का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद होता है एक यूट्रस जिसको गर्भाशय बोलते हैं। ये 3 पार्ट से मिलकर हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसे क्या, अगर ये अच्छे से तीनों पार्ट एकदम सही से काम कर रहे होते हैं तो आप नॉर्मली आसान से कंसीव कर सकते हैं। लेकिन कई बार इन तीनों में से किसी न किसी पार्ट के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। किसी को बाय बर्थ भी होती है, किसी को आजकल हार्मोनल प्रॉब्लम हो रही है, पीसीओडी हो रहा है, इस वजह से ओवरीज में प्रॉब्लम हो जाती है, और किसी को फैलोपियन ट्यूब्स में प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब फैलोपियन ट्यूब्स में प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बदल जाती है। अब फैलोपियन ट्यूब में क्या प्रॉब्लम होती है, कई बार फैलोपियन ट्यूब बाहर से बंद होती है, कई बार फैलोपियन ट्यूब सेकंड वाला जो कॉर्नर है, या तो इस जहाँ से फैलोपियन ट्यूब स्टार्ट हो रही है वहाँ से बंद हुई, या जहाँ पे एंड हो रही है यूट्रस के पास जाके वहाँ से बंद होती है। दोनों में से एक जगह से बंद होती है। या फिर फैलोपियन ट्यूब के अंदर की जो संरचना होती है वो होती है छोटे छोटे ब्रिसल्स, यानी छोटे छोटे ब्रश जैसी उनकी संरचना होती है। अगर उसमें कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है, वो संरचना अगर सही से नहीं होती है तो भी आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब अगर फैलोपियन ट्यूब अंदर से या बाहर से कहीं से भी बंद है तो सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब जब हमारे मेंस्ट्रुअल सर्कल आता है तो वो वाला ओवरी में से निकलता है, तो वो वाला एग लेती है। अगर मेंस्ट्रुअल सर्कल आ गया तो वो हमारा पीरियड आ जाएगा, अदरवाइज़ अगर नहीं आता है तो वो ओवरी में से एग लेती है, ओवरी में से उस एग्स को लेती है फैलोपियन ट्यूब, फिर उसको अपने पास रख के मैच्योर करती है। उसके बाद जब सीमन गर्भाशय से होते हुए, यूट्रस से होते हुए सीमन आता है तो वो उन दोनों को साथ में मिलके जब वो अंडा बन जाता है, एग बन जाता है अच्छे से, तो वो एग को या बच्चा बन जाता है तो उस बच्चे को 2 वीक्स के लिए फैलोपियन ट्यूब अपने पास स्पेस देती है। उसके पास इतना स्पेस होता है कि वो 2 वीक्स के लिए बेबी को अपने पास रख सके। लेकिन उसके बाद उसमें स्पेस नहीं होता है कि वो बेबी को अपने पास रख सके या बड़ा हो सके। उसके बाद बेबी को वॉम्ब में जाना होता है, जिसको अपन बच्चादानी भी बोलते हैं। तो वापस वो फिर वॉम्ब में जाता है। कई बार ऐसा होता है कि फैलोपियन ट्यूब बंद होने के कारण वो वापस, जब वो एग बन चुका होता है, मैच्योर हो चुका होता है, वो एग वापस कभी वॉम्ब में जाता ही नहीं है, बच्चादानी तक पहुंचता ही नहीं है। तो जब ये नहीं पहुंचता है बच्चा, तो किसी भी एक नली के अंदर जब वो बच्चा होता है तो वहाँ पे अटक जाता है, वो ना इधर निकल पाता है ना इधर निकल पाता है। तो उस वजह से वो नली जो होती है या फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो रैप्चर हो जाती है, वो फूट जाती है वहीं पे, और उस समय इमीडिएटली आपको इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल का पेन स्टार्ट हो जाता है। कभी पेट में भी पेन स्टार्ट हो जाता है, आपके एब्डोमिनल एरिया में भी पेन स्टार्ट हो जाता है। ये सारे साइन होते हैं आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के। तो ऐसा हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता क्या है। बस ट्यूब में बच्चे का फंस जाना और वहाँ से ट्यूब का रैप्चर हो जाना या फूट जाना, ये होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब इसका इलाज क्या होता है कि डॉक्टर हमें इमीडिएटली सर्जरी करने को बोलते हैं। जब मैंने करवाई थी उस समय हमें इतना नॉलेज भी नहीं था, तो हमें इमीडिएटली बोला गया था, तो हमने नेक्स्ट, जैसे उस समय आता था उसी टाइम हमें स्कैन डॉक्टर हमें स्कैन करवाते हैं, सोनोग्राफी करवाते हैं इंटरनल। तो सोनोग्राफी में वो सारी सिचुएशन क्लियर हो जाती है कि इंटरनल ब्लीडिंग क्यों हो रही है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया है। उसके बाद डॉक्टर हमें नेक्स्ट डे ही सर्जरी के लिए बोल देते हैं, एडवाइस कर देते हैं। तो नेक्स्ट डे ही हमें सर्जरी करवानी पड़ती इमीडिएटली। तो उस सर्जरी, उस समय मुझे इतनी नहीं नॉलेज थी तो हमने ओपन सर्जरी करवाई थी। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा सिस्टम आ गए, जैसे लेप्रोस्कोपी सर्जरी, उसमें 2 या 3 होल करके लेप्रोस्कोपी सर्जरी हो जाती है। उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती, आपको इतनी ज़्यादा रेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती और इतना ज़्यादा ब्लड लॉस भी नहीं होता, और वो छोटा सा प्रोसीजर जल्दी से हो जाता है। लेकिन ये सारा प्रोसीजर ओटी का ही होता है। ये सर्जरी 2 तरह से होती है, एक लेप्रोस्कोपी भी होती है और एक ओपन सर्जरी भी होती है। ओपन में
पूरा स्कार लगा के करते हैं और लेप्रोस्कोप में 2-3 जगह पे होल करके करते हैं। तब आपको उस समय अपनी एक ट्यूब, जो ट्यूब रप्चर हो गई है, फट गई है, उस ट्यूब को पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके डॉक्टर ने पहले सोनोग्राफी करवा ली है और पता चल गया है कि बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा, वो ट्यूब के अंदर फंस गया, तो कई बार डॉक्टर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने ही नहीं देते, उससे पहले ही उस ट्यूब को ओपन कर देते हैं या फिर उस ट्यूब में से बच्चे को निकाल देते हैं और लेप्रोस्कोपी सर्जरी के द्वारा, जिससे आपकी ट्यूब बच जाती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये आपको समझ में आया एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी से कैसे बचा जा सकता है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं जिससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। तो कई बार डॉक्टर होते हैं, जब हम नॉर्मली कंसीव नहीं कर पाते तो हम डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। आप 3-4 महीने 5 महीने नॉर्मली कंसीव करने की ट्राई करते हैं, नहीं होने के बाद हम डॉक्टर से ट्रीटमेंट स्टार्ट कराते हैं। कई बार पीसीओडी होता है, ओवरीज में प्रॉब्लम होती है या फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम होती है, तो पहले तो 2-3 मंथ स्टार्टिंग में डॉक्टर नॉर्मल दवाई हमें या नॉर्मल मेडिसिन हमें देते हैं। अगर उनसे कंसीव नहीं होता तो फिर वो स्कैनिंग करवाना, फॉलिकल स्टडीज़ करवाना, ये सब करवाना स्टार्ट करते हैं। तो कई डॉक्टर्स तो हमें, कई गायनोकोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं जो हमें पहले ही सजेस्ट कर देते हैं कि आप एक HSG टेस्ट होता है वो करवा लीजिए। वो टेस्ट भी क्या होता है उसकी भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। HSG टेस्ट करवा लीजिए। HSG टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिससे हमें पता चल जाता है डॉक्टर्स को कि इनकी दोनों ट्यूब्स ओपन है या नहीं है, ट्यूब्स के अंदर की जो ब्रिसल्स है वो सही है या नहीं, यानी अंदर का फ्लो एकदम सही है या नहीं है, अगर एग्स को वो अच्छे से मूवमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सब कुछ HSG टेस्ट के द्वारा पता चल जाता है। कई बार तो गायनोकोलॉजिस्ट हमारे ये टेस्ट पहले ही करवा देते हैं जिससे अपन को एक्टोपिक होने की कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। अगर हमारी ट्यूब बंद है, खुली है, वो सब उसमें दिख जाता है। अब बाई चांस कभी हमारी ट्यूब बंद होती है तो डॉक्टर उसी टाइम लेप्रोस्कोपी करके उस ट्यूब को ओपन कर देते हैं, तो हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का कोई चांस होता ही नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि एक बार हमें मुश्किल से कंसीव भी होता है, फिर एक्टोपिक हो जाता है, उसके बाद डॉक्टर HSG टेस्ट करवाते हैं और फिर देखते हैं कि दूसरी ट्यूब है वो सही है या नहीं है, वो खुली है या नहीं है। तो इससे अच्छा मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, अगर आप नॉर्मली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और आपने 3-4 महीने का नॉर्मल ट्रीटमेंट भी ले लिया, उसके बाद भी नहीं हो रहा, तो आप खुद अपने ओर से डॉक्टर को HSG टेस्ट के लिए बोल सकते हैं, ये टेस्ट करवा सकते हैं। इससे आपकी ट्यूब का पूरा पता चल जाएगा, आपके यूट्रस का भी पता चल जाएगा, ओवरीज का भी। इसमें ओवरीज का तो वैसे नॉर्मली स्कैन करने से पता चल जाता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, बाकी ट्यूब का अपन को इस टेस्ट के द्वारा पता चल जाता है। अब HSG टेस्ट होता क्या, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा लोगों को करवाने में भी वो लोग बहुत हिचकिचाते हैं, होता क्या है। HSG टेस्ट एक तरह का एक्सरे होता है जो अपना यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब को चेक करने के लिए किया जाता है। इसके अंदर ये OPD प्रोसीजर है, ये सिर्फ 10 मिनट्स का टेस्ट होता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये हमारे गायनोकोलॉजिस्ट या वहाँ पे लैब के जो भी गायनो डॉक्टर होती है वो खुद ये टेस्ट करते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले गायनो डॉक्टर जो होती हैं वो हमें एक फिक्स पोजीशन में लेटा दिया जाता है, फिर हमारी बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर एक डाई बोल सकते हैं उसको, एक डाई को इंजेक्ट करते हैं। वो थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर होता है, उससे आधा घंटा पहले अपन को पेन किलर्स भी दिए जाते हैं। ये थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर होता है लेकिन OPD प्रोसीजर ही होता है। तो इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर एक डाई इंजेक्ट करी जाती है, तो वो डाई ये देखा जाता है, फिर उसके ऊपर एक्सरे लिया जाता है इमीडिएटली। उस एक्सरे में ये देखा जाता है ये डाई दोनों ट्यूब से होकर अच्छे से बाहर आ रही है या नहीं। अगर दोनों ट्यूब से अच्छे से बाहर आ जाती है तो हमारी ट्यूब ओपन होती है। अगर एक भी ट्यूब में अटक जाए, एक भी ट्यूब से बाहर नहीं आ रही, तो डॉक्टर समझ जाते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ एक ट्यूब ब्लॉक है। और उनकी जब एक्सरे लेते हैं तो उसका इंटरनल एक्सरे भी आ जाता है और उसके अंदर की भी पूरी संरचना उसमें हमें पता चल जाती है डॉक्टर को। तो इस तरह से HCG टेस्ट होता है। ये टेस्ट होते हैं, जब ये टेस्ट चल रहा होता है तब हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, डिलीवरी टाइप का हमारा पेन भी होता है उस टाइप में, लेकिन ये है कि हम उस पेन को हैंडल कर सकते हैं क्योंकि गॉड ने लेडीज़ को इतना पावर दिया है कि वो अच्छे से हर किसी पेन को हैंडल कर सकती है। तो ये सब तो हो जाता है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद हमारी हालत बहुत खस्ता होने वाली है, हो जाती है। इस टेस्ट के बाद में उस समय थोड़ी सी ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, तो इस वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। उसके बाद इतना पेट दर्द करता है, एक बार 2 आवर्स के लिए हमारा अच्छे से पेट दर्द होता है, एब्डोमिनल पेन होता है। ये सब पेन होने के बाद हमें वीकनेस भी फील होती है, चक्कर भी आते हैं, बहुत अच्छी सी वीकनेस भी फील होती है। लेकिन नेक्स्ट डे तक हम नॉर्मल हो जाते हैं। हम अपने डॉक्टर को बोल के कोई मेडिसिन ले सकते हैं और फिर नेक्स्ट डे तक हम एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये टेस्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है कि नॉर्मली नहीं कंसीव हो रहा है, शायद आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें बिना किसी हिचकिचाहट के ये टेस्ट, अगर हमारे डॉक्टर ने ही हमें सजेस्ट करें,
तो हमें अपने डॉक्टर को पूछ के करवा लेना चाहिए। उनको हमें सजेशन दे देना चाहिए कि हमारी फ्यूचर में एक्टोपिक से बच पाए, इसके लिए हमारे ये टेस्ट कर दीजिए। तब आपको समझ में आ गया एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी से कैसे बचा जा सकता है। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ। जब मुझे नॉर्मली कंसीव नहीं हो रहा था तो मैंने ट्रीटमेंट लिया था, उसमें PCOD का भी ट्रीटमेंट चल रहा था, वेट लॉस जर्नी भी चल रही थी। उसमें मुझे अचानक से कंसीव हो गया था और मुझे मेरा मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है, सर्कल जो है एकदम रेगुलरली वैसे भी नहीं होता था PCOD की वजह से। तो मैं इतना ध्यान भी नहीं दे पाई थी कि ये प्रॉब्लम मेरे अगर ये मिस हो रहे हैं तो किस वजह से हो रहे हैं। तो मैंने सोचा ऐसे ही मिस हो रहे होंगे, तो मिस भी हुए। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद स्टार्ट हो गई, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो मुझे पता है, मैंने सोचा ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, तो उस वजह से मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर वो बंद नहीं हो रही थी तो मैंने जाके चेक करवाया, तो डॉक्टर ने स्कैन किया। स्कैन करने के बाद पता चला कि अच्छा ये तो एक्टोपिक हो गया है, आपकी ट्यूब भी रप्चर हो गई है। फिर मुझे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन भी हुआ, तो उस वजह फिर मैंने इमीडिएटली सर्जरी करवाई और उसमें मेरी ओपन सर्जरी हुई। उसके बाद मुझे डॉक्टर ने HSG करवाने को बोला। उसके बाद मैंने HSG टेस्ट करवाया और फिर नेक्स्ट ट्यूब को देखा, वो एकदम सही थी। तो फिर हमने फिर से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और ये सब प्रोसीजर वही वापस पहले वाला फॉलो किया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है और HSG टेस्ट क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि क्या ये सब होने के बाद हम नॉर्मली कंसीव कर सकते हैं या हमें फर्दर ट्रीटमेंट्स के लिए जाना पड़ता है, जैसे IUI, IVF एंड ऑल। बिल्कुल भी नहीं। मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ में बता रही हूँ। मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हुआ है, मैंने PCOD फीलिंग भी करवाई है और भी इतना कुछ अप्स एंड डाउन्स हुए, लेकिन उसके बाद भी मैंने 2 बार नॉर्मली कंसीव किया है और मेरी सिजेरियन डिलीवरी भी हुई है। इसके बाद आप आसानी से नॉर्मली कंसीव कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस आप ट्रीटमेंट अपना चालू रखिए। अगर एक्टोपिक हो जाता है उसके बाद में थोड़ा सा गैप लीजिए, अपनी बॉडी को रिकवर होने दीजिए। उसके बाद में आप फिर से कंसीव करने के लिए डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले सकते हैं और उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और आप आसानी से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब क्या प्रोसीजर होता है, क्या होता है, क्या नहीं। और मैंने ऐसे भी काफ़ी गाइनो देखे हैं जो एक बार एक्टोपिक हो जाने के बाद भी पेशेंट का HSG नहीं करवाते, उसके लिए फिर पेशेंट को सेकंड बार भी एक्टोपिक हुआ है। बस ये है कि फिर आपका अगर दोनों ट्यूब रैप्चर हो जाए तो आप भी सोच सकते हैं कि फिर ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप नॉर्मली कंसीव करें। लेकिन ये साइंस ने प्रूव कर दिया है कि आप एक ट्यूब के ऊपर आसानी से कंसीव कर सकते हैं। ये कंपल्सरी नहीं है कि आपकी दोनों ट्यूब सही होना चाहिए। आप एक ट्यूब पे भी, ऐसे 80-90% केस ऐसे हैं जो एक ट्यूब पे भी आसानी से कंसीव हो जाता है। ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपको एक्टोपिक हो गया है तो भी आप अच्छे से रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, अच्छे से वर्कआउट कीजिए, लाइफस्टाइल को अच्छा कीजिए, हेल्दी खाइए और हेल्दी रहिए। आप आसानी से कंसीव कर पाएंगे और अच्छे से डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। योगा कीजिए, सबसे बेस्ट है आप योगा कीजिए, जिससे आप स्ट्रेस आउट रहेंगे और आपके हार्मोन कभी इम्बैलेंस होंगे ही नहीं। PCOD जो मैंने वीडियो है उसमें सब कुछ आपको PCOD से रिलेटेड बताया है। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरा वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। कैसे PCOD क्योर करना उसमें मैंने बताया है, वो सब भी आप फॉलो करके आसानी से कंसीव कर सकते हैं। कि मॉमीज, एंजॉय योर मदरहुड। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel and hit the bell icon for regular updates of my videos. Bye bye.